नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनुस्वार और अनुनासिक को जानेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से इसका प्रयोग कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह तो आप जानते ही होंगे। अनुस्वार का चिन्ह सिर्फ एक बिंदी होती है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगा देते हैं किसी भी वर्ण पर, और अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। तो ये दो चिन्ह होते हैं अनुस्वार के और अनुनासिक के। तो आज हम जानेंगे इस बात को कि अनुस्वार जो है वो किसके लिए प्रयोग में आता है और अनुनासिक जो है उसकी विशेषता। तो अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में हम हर चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुस्वार को लेकर। दोस्तों, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें व्यंजन वर्ण जो हैं, यानी आपके क से लेकर ज्ञ तक, उसमें वर्गीय व्यंजन जो होते हैं, वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं उन वर्गीय व्यंजनों के पंचमाक्षर, ये जो पंचमाक्षर होते हैं, ये पंचमाक्षर क्या होते हैं, यानी पंचम अक्षर। तो हर वर्णमाला में हर वर्ग क, ख, ग, घ और ये अंग, तो ये 5 वर्ण एक कतार में होते हैं, पहली कतार। तो इस तरह से करके 5 कतारें होती हैं। क ख ग घ अंग के बाद च छ ज झ ञ, उसी तरह ट ठ ड ढ त थ द न प फ भ म। तो ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर होता है उसके क, यानी ये क वर्ग है। ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग। तो ये क वर्ग है। तो 5 इस तरह से वर्ग होंगे, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। तो इस वर्ग का पंचम अक्षर क्या है? अंग है। तो इस तरह से 5 जो वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर हैं वो होंगे क्या आपके? अंग, ञ, ण, न और म। तो ये 5 वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर हैं, वर्गीय व्यंजन के पंचम अक्षर हैं ये 5। इन 5 के लिए अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो अनुस्वार का जब प्रयोग हम करते हैं तो वो होता है आपका स्वर रहित, यानी उसमें स्वर वर्ण अ नहीं होता है, अ उसमें से हट चुका होता है। तो इस स्थिति में होते हैं पंचमाक्षर, तो उसके लिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जहाँ जहाँ भी अनुस्वार आता है वो इन्हीं 5 के लिए आता है। तो अब समस्या ये खड़ी हो गई कि भाई हम पहचानेंगे कैसे कि कौन से पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार आया है, किस पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार आया है। तो उदाहरण देख लेते हैं हम। सबसे पहले जैसे एक लिखता हूं मैं सिंपली वर्ड पंकज, ये हमने लिखा पंकज। तो ये पंकज में जो अनुस्वार लगा है प के ऊपर, तो ये अनुस्वार आखिर किसका है? इन 5 में से किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है? तो अनुस्वार का प्रयोग समझने के लिए बहुत ही आसान फॉर्मूला है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि अनुस्वार किस वर्ण के ऊपर है। अनुस्वार किस वर्ण के ऊपर है? तो यहाँ अनुस्वार जो है प के ऊपर है, ये देखते हैं पहले। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अनुस्वार के बाद में कौन सा वर्ण है। अनुस्वार के बाद जो है क है। अब तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि ये जो वर्ण है अनुस्वार के बाद लगा हुआ, वो किस वर्ग का है। 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से 5 वर्ग हैं। कुल 25 व्यंजन होते हैं वर्गीय व्यंजन में। जब आप व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे इस पर मेरा वीडियो भी है, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण उस पर आप देख सकते हैं। तो ये 5 वर्गीय व्यंजन, 5 जो है वर्गीय व्यंजन के वर्ग होते हैं। तो हमको देखना है कि अनुस्वार के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है।
ठीक है, तो इसका सिंपल रूल जो है वो हम इसी रूप में लिख सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखिए कि अनुस्वार के बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा अनुस्वार उसके पंचम वर्ण या पंचमाक्षर के लिए आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। तो अनुस्वार के बाद वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा, उस वर्ग में उसका स्थान कुछ भी हो सकता है। ये क जो है इसका स्थान तो पहला ही है, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी हो सकता है उसका स्थान। तो जो भी उसका स्थान रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि वो किस वर्ग का है। क वर्ग का है, च वर्ग का है, ट का है कि आपके त या म का है, प वर्ग का है। तो इस तरह से जो पांचों वर्ग हैं उनमें से किस वर्ग में उस वर्ण का स्थान स्थिर होता है अनुस्वार के बाद वाले वर्ण का। तो जिस वर्ण में वो होगा, जिस वर्ग में, उस वर्ग का पंचमाक्षर जो है उसके लिए ही ये अनुस्वार आया है। तो इसको समझेंगे कैसे, देखते हैं हम इसको। तो पंकज में ये है प आपका। अब ये अनुस्वार हमने देखा कि उसके बाद है क, तो क पहले क वर्ग में ही आता है। तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, अंग। तो ये अंगों के लिए आया है, वो भी स्वर रहित, आधा है, स्वर निकल चुका है। तो हम यहाँ इसको अगर इस तरह से लिखें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अंग क ज। तो इस रूप में ये रहता है। आपने अगर संस्कृत की लिखावट यानी संस्कृत का कुछ भी अगर पढ़ा हो तो उसमें से आप देख सकते हैं आसानी से, उसमें दिखा होगा आपको कि इस तरह के कई सारे जो है वर्ण लिखे हुए हैं शब्दों में। इस तरह से आपने देखा होगा, हलंत के साथ इसका प्रयोग होता है। ये जो चिन्ह है इसको हलंत का चिन्ह कहते हैं। ये हलंत का चिन्ह है, ये हलंत का चिन्ह है। यानी किसी भी वर्ण के नीचे अगर स्लैश लगा दे तो वो स्वर रहित हो जाता है, उसको स्लैश को हम लोग हलंत कहते हैं जब वर्ण के नीचे होता है। तो ये अनुस्वार कैसे समझ में आया हमें कि अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर होगा उसके बाद वाला जो वर्ण है, उस बाद वाले वर्ण का जो वर्ग होगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार के लिए आया है या अनुस्वार उसके लिए आया है। तो ये पंकज हो गया। इसी तरह से और भी हो गया, देख लीजिए यहाँ जलज। जलज में तो अनुस्वार है ही नहीं, माफ कीजिएगा। जैसे पतंग, तो पतंग में अनुस्वार किसके लिए आया, तो सिंपल है, अनुस्वार लगा है तो के ऊपर और उसके बाद वाला वर्ण है ग। यानी यहाँ पहला वर्ण था क लेकिन अब है तीसरा वर्ण ग। तो वही क वर्ग का है तो उसका पंचम अक्षर अंग। इस तरह से आ गया पतंग। तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, प अंग, माफ कीजिएगा हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, प त, अब ये अंग और ये ग, पतंग। इसके अलावा और भी है, आप ले लीजिए कुंज। एक उदाहरण हुआ कुंज। तो अनुस्वार क के ऊपर है और क के बाद वाला वर्ण है, अनुस्वार के बाद वाला वर्ण ज। तो ज किस वर्ग में आता है, तो ये च वर्ग में आता है। तो च वर्ग का पंचम अक्षर क्या है, य। तो अनुस्वार इयों के लिए आया है। तो यहाँ हम सिंपली लिख लेंगे कु इयों। तो जो भी वर्ण है जिसमें पाई लगी होती है, खड़ी पाई, उसको अगर पाई को मिटा देते हैं तो वो आधा हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ चूंकि दिखाना है प्रयोग, इसलिए हम हलंत का प्रयोग करेंगे। तो कुंज, कुंज। ठीक है, इस रूप में हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार और भी जितने भी हैं वर्ण अनुस्वार वाले, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये अनुस्वार किसके लिए आया है। तो ये हो गया अनुस्वार।
तो दोस्तों अनुस्वार जो है वो व्यंजन वर्ण की विशेषता है, यानी ये स्वयं एक तरह से व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन। ऐसे व्यंजन तो स्वर रहित ही होता है, किंतु जब हम लिखते हैं तो उसको उस रूप में आता है, लेकिन बोलते समय तो स्वर अवश्यंभावी रूप से जो है आ जाता है उसमें, यानी बिना स्वर की सहायता से हम उसका उच्चारण कर ही नहीं सकते व्यंजन वर्णों का। तो अनुस्वार स्वयं व्यंजन है, किंतु अनुनासिक जो है, अनुनासिक व्यंजन नहीं है और ना ही ये स्वर है, लेकिन ये स्वर की विशेषता है। अनुनासिक का प्रयोग हमेशा स्वर वर्ण के साथ प्रयोग होता है। अनुनासिक स्वर के साथ प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, स्वर के साथ प्रयोग होता है अनुनासिक, इसका अर्थ यानी अनुनासिक को हम स्वर वर्ण के साथ ही देखते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ ही चिपका रहेगा। अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद करने पर भी वो अलग नहीं होगा, वो स्वर के साथ ही चिपका रहेगा, उसके सिर के ऊपर चढ़ा रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ दांत, उदाहरण है दांत, तो यहाँ अनुनासिक है। अब हम इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, हम लिखते हैं द आ, तो ये आ के ऊपर ही चढ़ जाएगा अनुनासिक, दां। अब ये आ गया आपका त और अ, तो इस रूप में वर्ण विच्छेद होता है। तो वर्ण विच्छेद करते समय भी क्या है, अनुनासिक वो स्वर से अलग नहीं होता, ये स्वर की विशेषता है अनुनासिक। अनुनासिक उसका अभिन्न अंग है, उसको हम अलग नहीं कर सकते, वो एक साथ ही चिपका रहता है। दोस्तों अनुस्वार में क्या होता था, अनुस्वार जो है वो स्वयं एक व्यंजन है, किंतु अनुनासिक जो है वो स्वर की विशेषता है। अब उच्चारण को लेकर के हम ध्यान में देखें तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार के उच्चारण में जो है हवा, अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, नाक से निकलती है, किंतु अनुनासिक के उच्चारण में, अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, दोनों से निकलती है। तो ये है उच्चारण में अंतर। अनुस्वार वाले जो वर्ण हैं उसका उच्चारण हम जब करेंगे तो हवा हमारे केवल नाक से बाहर आएगी। आप नाक के सामने हाथ रखें तो हवा नाक से बाहर आएगी, किंतु जो अनुनासिक के वर्ण होते हैं, अनुनासिक के जो का प्रयोग होता है, उसका उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे नाक और मुंह से भी दोनों से बाहर निकलती है। तो ऐसे जो शब्द हैं जो अनुस्वार वाले हैं उनका उच्चारण करके आप देख लीजिए, और अनुनासिक वाले जो वर्ड हैं, शब्द हैं, उनका उच्चारण करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। उच्चारण आराम से करना है, प्यार से, हड़बड़ी में नहीं। जैसे हम एक उदाहरण लें, जैसे यही है कुंज, कुंज, तो आपको फील होगा, ये अनुभव होगा आपको नाक में सेंसेशन का, नाक जो है खुलेगी बंद होगी, इस तरह का अनुभव होगा। पतंग, तो नाक में आपको वाइब्रेशन फील होगा। किंतु जब हम अनुनासिक वाले व्यंजन का उच्चारण करते हैं उसके शब्दों का, तो उसमें हमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। जैसे दांत, दांत, मुंह के सामने हाथ रखिए, देखिए हवा करके निकल रही है। उसी तरह से और भी है आँख, आँख, तो हवा निकलेगी दांत से, मुंह से और नाक से, दोनों से हवा निकलती है। तो ये कुल मिलाकर हो गया आपका अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार जो है स्वयं व्यंजन है, अनुनासिक व्यंजन नहीं,
स्वर भी नहीं, लेकिन स्वर की विशेषता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। जब हम अनुस्वार वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है, और जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। ठीक है, तो ये आपका पूरा टोटल अनुस्वार अनुनासिक हुआ, और आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगी पहचानने में कि अनुस्वार किसके लिए आया है और अनुनासिक जो है उसका उच्चारण, वर्णों का उच्चारण किस तरह से करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।